अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई होप आप सब ठीक हो गए। दिस इज़ योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर सर रिजवान। अच्छा बेटा, सबसे पहले तो आप सबको वेलकम टू सर रिजवान्स अकेडमी। सही है। और बेटा इस अकेडमी में नाइन्थ, टेंथ, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर पूरी कोशिश करूँगा और एम डी कैट, एम बी बी एस, इन सब के लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करें हम लोग इंशाल्लाह। और इसमें सारे सब्जेक्ट्स हैं बेटा। तो पूरी कोशिश है कि इस अकेडमी के ज़रिए से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले अपनी एकेडमिक्स में। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा भरपूर से भरपूर कि आपको बायो से जो है वो बायो में आपको इंटरेस्ट पैदा हो बहुत अच्छे से। ओके, तो बेटा हम लोग पहले फर्स्ट ईयर का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और चैप्टर हमारे पास है बेटा एंजाइम्स। और जो एंजाइम्स का जो चैप्टर है बेटा वो फर्स्ट ईयर में जोलॉजी में। ओके, और ये आज का जो है हमारा बेटा लेक्चर नंबर 1 है। तो बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चों, सबसे पहले एंजाइम्स, ये चैप्टर बेटा आपकी 9th क्लास में भी था, आपको याद होगा। एंजाइम्स क्या होते हैं बच्चों? एंजाइम्स बेटा सबसे पहले तो ये देख लो कि एंजाइम्स का जो वर्ड है बच्चों, इसमें ये दो वर्ड्स में अगर आप इसको ब्रेक करो, एन का मतलब होता है बेटा इन, एन का मतलब होता है इन, अंदर। और जाइम्स का मतलब है बच्चों यीस्ट। जाइम्स का मतलब होता है यीस्ट। यीस्ट आपको पता होगा बच्चों क्या होता है? यीस्ट एक फंगस है, यानी कि ये किंगडम फंजाई से बिलोंग करता है। ठीक है। और ये आपको मैं ये भी बता दूं बेटा, यीस्ट किंगडम फंजाई का एक वाहिद ऐसा ऑर्गेनिज्म है बच्चों जो यूनिसेल्यूलर है। बाकी किंगडम फंजाई में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे मल्टी सेल्यूलर हैं। तो बेटा सबसे पहले जो इसका मतलब ये नहीं है कि एंजाइम्स जो है वो सिर्फ यीस्ट में पाए जाते हैं बेटा। इसका मतलब ये कि अगर हम इसकी डिस्कवरी वगैरह देखें तो सबसे पहले जो है ये यीस्ट में डिस्कवर वगैरह हुए होंगे, तो इनका नाम पड़ गया एंजाइम्स। तो ठीक है बेटा, एन का मतलब इन और जाइम्स का मतलब यीस्ट। ओके। अच्छा बेटा, एंजाइम्स क्या होते हैं? सबसे पहले एंजाइम्स होते हैं बेटा बायो कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? बायो कैटलिस्ट का मतलब वो होता है कि जैसे अब बायो मीन्स लाइफ और कैटलिस्ट का मतलब होता है टू स्पीड अप। तो बायो कैटलिस्ट का मतलब है एंजाइम्स स्पीड अप द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। एंजाइम्स की भी किसी भी केमिकल रिएक्शन के बेटा रेट को क्या कर देते हैं? स्पीड अप कर देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई केमिकल रिएक्शन 5 मिनट में हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स वो केमिकल रिएक्शन 1 या 2 मिनट में हो जाएगा। अब सवाल ये कि बेटा एंजाइम्स का ये फ़ायदा क्या है कि ये क्यों केमिकल रिएक्शंस को तेज़ करता है? बेटा अगर मैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बात करूँ तो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हम इंसान हैं। सबसे जो कॉम्प्लेक्स नेचर है, मतलब कॉम्प्लेक्स जो बने हुए हैं वो ह्यूमंस हैं। ओके। तो बेटा हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जो इस अगर स्पीड अप ना हो तो वो लाइफ को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी नहीं है। तो बेटा एंजाइम्स चाहे हमारे में हो चाहे प्लांट्स में या एनिमल्स में, हर केमिकल रिएक्शन के लिए क्या चाहिए होता है बच्चों? एंजाइम्स। एंजाइम ना कोई सेल है बच्चों, एंजाइम ना कोई टिश्यू है, ना कोई ऑर्गन है। एंजाइम सिर्फ मॉलिक्यूल्स हैं जो प्रोटीन से मिलकर बनते हैं बेटा, सिंपल। ओके। तो एंजाइम्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जो एज अ बायोकैटलिस्ट काम करते हैं। बायोकैटलिस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? जो स्पीड अप करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को। ओके। एंजाइम्स बायोकैटलिस्ट हैं। और बेटा एंजाइम्स की अगर हम डिस्कवरी देखें तो आपके बुक्स में लिखा हुआ है कि एंजाइम्स का जो टर्म है बेटा, टर्म, एंजाइम्स का जो टर्म है, सही। और मैं आपको इस पर कॉपी करने का मौका दूंगा तो इससे आप बेफिक्र करो, आराम से अपने नोट्स बनाओ। के एग्जाम्स का जो टर्म है बेटा वो किस साइंटिस्ट ने रखा था? वो इन साहब ने रखा था। ये ऐसा लगता है इनके पूरे खानदान का नाम है लेकिन ये एक ही आदमी भाई, फ्रीड्रिक विलहेल्म कोहने। ये वो साहब थे जिन्होंने एंजाइम्स को एंजाइम्स बोला था। सही है। अक्सर बच्चे इनका जो नाम है वो थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हैं बेटा लिखने में। याद कर लो फर्स्ट ईयर के लेवल पे, एनएमडी कैट में इतना कोई ज़रूरी नहीं है। तो एंजाइम्स का जो वर्ड है बेटा वो इन साहब ने रखा था। ये एक ही बंदा है भाई, ये एक ही बंदा है, फ्रीड्रिक विलहेल्म कोहने, 1878। फर्स्ट ईयर के लेवल पे आपको ये थोड़ा सा रट्टा मारना है। ओके। तो एंजाइम्स क्या होते हैं बच्चों? एंजाइम्स वो स्ट्रक्चर्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स हैं जो एज अ बायो कैटलिस्ट काम करते हैं बेटा। बायो मीन्स लाइफ। इससे एक और चीज़ ये पता चली बच्चों, एंजाइम्स मॉलिक्यूल्स हैं और मॉलिक्यूल्स हमेशा लिविंग होते हैं ना। एंजाइम कोई नॉन लिविंग चीज़ नहीं है। अगली एक और चीज़ हमें क्या जानना ज़रूरी है, एंजाइम्स किस चीज़ से मिलके बनते हैं? तो बेटा एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स। एंजाइम्स किससे मिलके बनते हैं बच्चों? एंजाइम्स मिलके बनते हैं प्रोटीन से। एंजाइम्स किससे मिलके बनते हैं? प्रोटीन से। मैं देखता भी रहता हूँ साथ साथ, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो लेक्चर कॉपी करने में। ओके। एंजाइम्स बेटा किससे मिलके बनते हैं? प्रोटीन से।
ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई अभी अभी। तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि बेटा वन शॉट वीडियोस भी आपको बताऊंगा। जो वन शॉट वीडियोस ये होती हैं कि आप एक ही वीडियो में या तो पूरा चैप्टर समाप्त हो जाए या पूरी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर की बायो समाप्त हो जाए, आप वो देख लेंगे इंशाल्लाह, फिजिबिलिटी मसला नहीं है। तो एंजाइम्स बेटा बायोकैटलिस्ट हैं। इन साहब ने इसका टर्म इन साहब ने इसको सबसे पहले नाम दिया था। एंजाइम्स में एन का मतलब होता है इन, और जाइम्स का मतलब है यीस्ट। एंजाइम्स मिलके बनते हैं बेटा प्रोटीन से। तो एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, तो आप ब्रैकेट में यहाँ लिख सकते हो एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। राइटिंग से ज़्यादा बेटा प्रेजेंटेशन से ज़्यादा मेरा बीइंग अ टीचर ज़्यादा फोकस रहता है कि आपको समझ में आए लेक्चर। तो अगर ऊपर नीचे लगे उसके लिए माजरत, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि राइटिंग अच्छी रखूँ। सही है। तो प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं। सही बच्चों। अच्छा एक और चीज़, यानी कि इससे पता चल गया कि एंजाइम्स की नेचर में प्रोटीन है, चाहे छोटा सा प्रोटीन हो, कम हो या ज़्यादा हो, एंजाइम्स में प्रोटीन तो होगा लाजमी। ओके। कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनमें, सही है, कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनमें प्रोटीन नहीं है भाई। यानी कि कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जिनमें ये मौजूद होता है। यानी कि कुछ ऐसे एंजाइम्स एक्सेप्शनल केसेस हैं विच आर नॉट प्रोटीनेशियस इन नेचर। वो एंजाइम्स में आरएनए मौजूद है। आरएनए होता है बेटा राइबोन्यूक्लिक एसिड, और ऐसे एंजाइम्स का नाम होता है बच्चों राइबोजाइम्स। राइबोजाइम्स। ऐसे एंजाइम अगर आपके पास पेपर में आ जाए कि राइबोजाइम्स में क्या मौजूद है, प्रोटीन, डीएनए, XYZ या आरएनए, तो आपका आंसर होना चाहिए आरएनए। ये भी एंजाइम्स है, बस इनकी कॉम्पोजिशन में ये साहब नहीं है, ये साहब है। और ऐसे एंजाइम्स को हम लोग बायो में कहते हैं बेटा राइबोजाइम्स। इनके दो साइंटिस्ट हैं, मसला नहीं है अगर ना भी याद हो, थॉमस चेक और वो था सिडनी कुछ करके ऑल्टमैन, लेकिन मसला नहीं है, साइंटिस्ट की खैर हो गई है। ये याद कर लो एटलीस्ट। एप्टीट्यूड में हम लोग बताते हैं कि राइबोजाइम की कोई एग्जाम्पल, तो वहाँ पे हम बताते हैं इंशाल्लाह। सब कुछ अभी नहीं भाई, कुछ एप्टीट्यूड की भी लिए छोड़ते हैं। सही है। तो ये आपके पास है, आप इसको अच्छे से कॉपी कर लो। अब हम बढ़ेंगे बेटा, अब हम बढ़ेंगे इंशाल्लाह कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स या प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स। ओके। अच्छा बच्चों, अब कौन सा हमारे पास टॉपिक है? अब हमारे पास टॉपिक है बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? प्रॉपर्टीज़ भी लिख सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख सकते हो, बहुत सारे बेटा। बुक से भी याद कर सकते हो। फर्स्ट है कि न्यू टेक्स्ट सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है, मैं आपको यहाँ पे आपको एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके समझाऊंगा, और उसको आसान लफ्ज़ों में। देखो बेटा, मेरा मकसद ये है कि मैं बायो इस तरह समझाऊं कि बायो आपके ऐसे कॉन्सेप्ट हैं कि आप उसको कभी भूलो नहीं। आपको ये ना कहना पड़े बायो में कि सर मुझे याद नहीं था, या मैंने पढ़ा नहीं तो मैं जवाब नहीं दे पाया, या मैं जवाब नहीं दे पाई। ये नहीं होना चाहिए। ओके। एक्सेप्ट फॉर फ्यू टॉपिक्स, बायो जो है ना बेटा वो यहाँ से होती है। सो यू शुड बी बायोफिलिक, एंड फिलिक मीन्स लविंग। ओके। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स में बेटा सबसे पहले तो वही लिख दो बेटा, दे आर बायो कैटलिस्ट। या ये हमने थोड़ी चालाकी कर ली, बिल्कुल प्रॉपर्टी है, जो उसकी डेफिनेशन है वो उसकी प्रॉपर्टी भी है। एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट। सही है। दे आर डैश इन नेचर, दे आर डैश इन नेचर। क्या आंसर होगा बच्चों इसमें? एंजाइम्स की नेचर क्या होती है? आरएनए वारएनए तो बहुत बात की चीज़ है ना। असल में दे आर डैश इन नेचर, दे आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। इसी को आगे आप कर सकते हो। सही। एक्सेप्ट राइबोजाइम्स, ये लो लिख दिया, एक्सेप्ट राइबोजाइम्स। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो। लेट मी चेक। एक्सेप्ट राइबोजाइम्स, सही है, क्लियर है। बल्कि कोशिश करूंगा अभी थोड़ा सा यहाँ से और बनाऊँ मैं। सही। अच्छा अब आ जाओ बच्चों तीसरा पॉइंट। एंजाइम्स बायोकैटलिस्ट हैं, बायोकैटलिस्ट एंजाइम्स प्रोटीनेशियस इन नेचर है। एक्सेप्ट राइबोजाइम्स मान लिया। दे आर डैश मॉलिक्यूल्स, बल्कि दे आर डैश मॉलिक्यूल्स। अब इसमें या तो आएगा छोटे मॉलिक्यूल या तो बड़े मॉलिक्यूल। से बेटा मैं आपको बताते चलो, आप लोगों को भी पता है बेटा, एंजाइम्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। एंजाइम्स क्या होते हैं बच्चों? मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स का मतलब है इनका साइज क्या है? बड़ा है। ओके। दे हैव डैश मॉलिक्यूलर वेट। अब सिंपल सी चीज़ है बेटा, जो मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है ऑब्वियसली उसका वेट भी ज़्यादा होगा, मॉलिक्यूलर वेट।
और ऐसी है ना, तो दे हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट या दे हैव लो मॉलिक्यूलर वेट, दे हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट। ओके, एंजाइम्स आर मैक्रोमोलिक्यूल, साइज के बड़े होते हैं। और एंजाइम्स को तो मैंने आपको शक्ल बना के दिखा भी नहीं यार, सॉरी। वही एंजाइम्स इस तरह है कुछ, सही। ये भी साइंस कहती है कि कुछ कंफर्म नहीं है, जितना साइंस ने स्ट्रक्चर बना बताया है, थ्री डी मॉडल जो भी है भाई, तो कुछ इस तरह है भाई। एंजाइम्स आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ग्रूव है, यानी कि गड़ा है, जिसको बायो में डिप्रेशन भी कहते हैं। और भी हम देखते हैं क्या चीज़ है, सही है। दे हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट, दे आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, दे आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, दे आर बाइकैटलिस्ट। ओके, अगला क्या एंजाइम्स जो हैं वो सेल के बाहर बनते हैं, क्या एंजाइम सेल के अंदर बनते हैं, कहाँ बनते हैं भाई? तो भाई जाहिर सी बात है, एंजाइम्स मॉलिक्यूल्स हैं और मॉलिक्यूल सेल के अंदर ही होते हैं। तो एंजाइम्स आर सिंथेसाइज इनसाइड द सेल। आपकी बुक में चेक करना, आपकी बुक में लिखा हुआ होगा साइटोप्लाज्म, तो भाई सेल भी तो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। तो मैं यहाँ पे सेल लिख देता हूँ, सिंपल एक ही बात है। और बनने को कहते हैं बच्चों सिंथेसाइज्ड, तो दे आर सिंथेसाइज्ड inside the cell, सही, इनसाइड द सेल। सिंथेसाइज का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बनना। आई होप मैंने सही लिखा हो, बनना सही है। दे आर सिंथेसाइज इन द सेल, साइटोप्लाज्म भी लिख सकते हो, मसला नहीं है, सही। ये कुछ पॉइंट्स होगा, आप इसको कॉपी करो। मेरे पास यहाँ पे थोड़ी सी जगह है बच्चों, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखते हैं, लेट मी चेक कि ये आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगी कॉपी करने में, नहीं, सही है। सेल के अंदर बनते हैं एंजाइम्स, लेकिन एक सवाल है बच्चों, सेल और सेल, दो सेल्स के दरमियान एक बीच की स्पेस होती है, इसको कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। क्या वहाँ पे भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं? यस। तो क्या वहाँ पे भी एंजाइम्स की ज़रूरत है, बीइंग अ बायोकैटलिस्ट? यस। तो क्या एंजाइम्स हमेशा सेल के अंदर काम करेंगे? नो। जो एंजाइम्स सेल के अंदर काम करते हैं उनको, क्या मौजूद होते हैं हमेशा, उनको कहेंगे एंडो एंजाइम्स, एंडो मीन्स इनसाइड। और जो एंजाइम्स सेल के बाहर काम करते हैं बेटा, यानी कि सेल के बाहर का मतलब किसी दूसरे सेल में नहीं, वो भी तो अंदर हो गया। सेल के बाहर का मतलब है ये सेल, इनके दरमियान वाली जो जगह ये दिस वन, सही। तो सेल के दरमियान वाली जो जगह बेटा, उसके अंदर जो काम करते हैं उसको हम लोग कहेंगे एक्सो एंजाइम्स, सही। तो मैंने क्या लिखा, एक प्रॉपर्टी, एंजाइम्स विच वर्क इनसाइड द सेल आर कॉल्ड एंडो एंजाइम्स। हर चैप्टर के बेटा मैं कोशिश करूँगा, मैं जो पीडीएफ है उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में कर दूँ ऐड इंशाल्लाह, सही। तो आपको कोई भी हेल्प चाहिए मुझसे पूछो, बताऊँगा ज़रूर इंशाल्लाह, सही। ये जो मैं कभी कभार इस तरह कर देता हूँ, ये शॉर्ट है लेक्चर्स नोट करने के लिए, इस तरह बोर्ड भी नहीं करना, ये प्रॉपर है, मसला नहीं है, सही। तो कभी लेक्चर में इस तरह हो जाए तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंडो एंजाइम्स का मतलब होता है, एंडो मीन्स इनसाइड, ये अंदर। तो बेटा प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या हो गई बच्चों? सेम लिख दिया, एंजाइम्स विच वर्क आउटसाइड द सेल या इनसाइड द, यहाँ आउटसाइड हो गया, आउटसाइड द सेल आर कॉल्ड एक्सो एंजाइम्स। हम लोग कहते हैं ना एग्जिट, तो वहीं से आ गया एक्सो एंजाइम्स, एक्सो निकला है बाहर से, एग्जिट से। तो ऐसे एंजाइम्स बेटा जो सेल के अंदर काम करते हैं एंडो एंजाइम्स, ऐसे एंजाइम जो सेल के बाहर काम करते हैं उनको कहते हैं एक्सो एंजाइम्स, सही। मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। ये हमारा पॉइंट होगा बच्चों, हमारा पॉइंट नंबर 8। अच्छा, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना बेटा, ये जगह अब ज़रा देखो गौर से, ये वो जगह है बेटा जहाँ पे कोई भी रिएक्टेंट आता है एंजाइम के साथ एक्ट करने के लिए। भाई देखो एंजाइम्स है डॉक्टर, तो उसके पास आएंगे मरीज़, तो एंजाइम और मरीज़ ठीक होने आते हैं, जाहिर सी बात है, सही है। अब वो अलग बात है बेटा अगर कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो बस आप समझ जाओ खराबा करें। एंजाइम ये रहा, एंजाइम के पास बेटा क्या, एंजाइम क्या करेगा, एंजाइम कह रहा है कि भाई मेरे पास कोई भी रिएक्टेंट आ जाए मैं उसको प्रोडक्ट बना के दे दूंगा, लेकिन ये काम मैं ज़रा करूँगा फास्ट, क्योंकि मेरी नेचर है बायो कैटलिस्ट। तो इसके पास जो भी रिएक्टेंट आता है, एंजाइम के पास जो भी रिएक्टेंट आता है, इसको हम लोग इस चैप्टर में बेटा सबस्ट्रेट कहते हैं। रिएक्टेंट ना बोलना, अब से आप लोग क्या बोलना, सबस्ट्रेट।
सबस्ट्रेट वो मॉलिक्यूल है, वो रिएक्टेंट है जो एंजाइम के पास आके लग रहा है। क्यों आके लग रहा है? ताकि प्रोडक्ट जल्दी बन जाए। देखो कुछ चीज़ें आके लगती हैं तो एंजाइम्स कहते हैं उनको कि हम तुम्हें तोड़ देंगे, यानी कि मेटाबॉलिज्म। जो मैं केमिकल रिएक्शंस कह रहा हूँ ना इतनी देर से कि एंजाइम्स केमिकल रिएक्शन को तेज करते हैं, केमिकल रिएक्शंस को बायो में कहते हैं मेटाबॉलिज्म। और आप सबको पता है बेटा मेटाबॉलिज्म दो किस्म का होता है। मेटाबॉलिज्म बच्चों दो किस्म का होता है, एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म। आप एक याद कर लो, दूसरा इसका अपोजिट है। एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। कैटा याद कर लो भाई, कैटा मीन्स काटना। तो कैटाबॉलिज्म में बड़ा मॉलिक्यूल आता है और उसमें वो छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटता है। तो कैटाबॉलिज्म में चीज़ें ब्रेक डाउन होती है और एनाबॉलिज्म में चीज़ें बनती हैं। कैटाबॉलिज्म में एक प्रोटीन आया, वो छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स में टूट गया। और एनाबॉलिज्म में क्या है? एनाबॉलिज्म में छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स होंगे और वो प्रोटीन में बन जाएंगे। तो एंजाइम्स दोनों में काम करता है। एंजाइम्स एनाबॉलिज्म में भी बाइकैटलिक एक्टिविटी करता है, यानी कि इस रिएक्शन को तेज करेगा। अगर कोई आ रहा है टूटने तो एंजाइम तब भी काम करेगा। तो मिसाल के तौर पे मेरे पास ये रिएक्टेंट है। अब ये सवाल है बेटा, यानी कि सबस्ट्रेट है, सॉरी सही, सबस्ट्रेट ज़्यादा अच्छा है बोल सकते हैं, ये भी कह सकते हो, लेकिन सबस्ट्रेट ज़्यादा अच्छा है। रिएक्टेंट एंजाइम पे कहाँ पे आके लगेगा बेटा? कोई जगह। तो बेटा ये जो मैं जगह बता रहा था आपको इतनी देर से, इस जगह को बायो में कहते हैं एक्टिव साइट। एक्टिव साइट। ये नहीं कि बाकी एंजाइम्स नॉन एक्टिव है। एक्टिव साइट इसका नाम है बेटा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एक्टिव है, क्योंकि यही काम कर रही है एंजाइम्स में। बाकी तो चलो पूरा वो पिलर की तरह काम कर रहा है, लेकिन ये एंट्रेंस है, ये एंट्रेंस है। सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट, सबस्ट्रेट, चलो सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट जब एंजाइम पे आके लगता है तो किस जगह पे आके लगता है बेटा? ये भी एक प्रॉपर्टी, इस जगह को हम लोग कहते हैं एक्टिव साइट। सही। एक्टिव साइट क्या होती है? ऊपर की तरफ होती है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव? तो आपका आंसर होगा सर कॉनकेव, अंदर की तरफ है। सही। और ये गड़ा है, बायो में गढ़े को कहते हैं हम लोग बेटा ग्रूव। और एक और भी वर्ड है जो आजकल हम सबको बहुत है भाई, हालात से हमारे शहर के, मुल्क के, डिप्रेशन। सही है। तो ग्रूव और गड़ा एक ही चीज़ है और डिप्रेशन भी, इसका मतलब सब एक ही है। ग्रूव कह लो, डिप्रेशन कह लो, ये याद कर लो, मसला नहीं है। तो बेटा एंजाइम की एक प्रॉपर्टी याद रखिएगा। एंजाइम्स की जो प्रॉपर्टी है वो, उसमें एक प्रॉपर्टी ये भी है कि एंजाइम के पास एक जगह होती है, इसको कहते हैं एक्टिव साइट। यहाँ पे सबस्ट्रेट आके लगता है। अब वो आके लग के या तो एनाबॉलिज्म करेगा बच्चों या कैटाबॉलिज्म करेगा। सही। अच्छा, एंजाइम्स हैव specific sites where dash attaches। कौन attaches? reactant attaches। और reactant को हम लोग क्या अच्छे से बोलते हैं इस चैप्टर में? where substrate gets attached। सही। this site is known as active site। मैंने यहाँ ग्रूव का भी जिक्र नहीं किया, खैर हो गई, ये प्रॉपर्टी में ना भी लिखो। ये साइट को क्या कहते हैं बेटा? एक्टिव साइट। सही। जहाँ पे सबस्ट्रेट आके लगता है। आप इसको आराम से कॉपी करो। कोशिश पूरी होगी बेटा मैं 20 मिनट्स की वीडियो बनाऊं, फिर मैं लेक्चर स्टॉप करूं, क्योंकि मुझे फिर आगे इसको एडिटिंग करने में आसानी हो जाती है। सही। तो परेशान नहीं होना। एक वीडियो में 20 मिनट्स के दो पार्ट्स भी डाल सकता हूँ, जैसे तकरीबन 40-45 मिनट्स हो गए। सही। और मतलब नेक्स्ट लेक्चर हमारा यहीं से कंटिन्यू हो जाएगा। और एक वीडियो मैं सिर्फ 20 मिनट्स की बना सकता हूँ, फिर मैं आपको जैसे भी बता दूंगा। फिलहाल मैं ये वीडियो यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। आप मुझे, अगर आपको अच्छा लगे कोई मसला नहीं है, और अगर आपको नहीं अच्छा लगे, दोनों चीज़ें भाई मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। सही है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा यहाँ तक। फर्स्ट डोज है अभी बायो का, क्लास फर्स्ट ईयर का। पहले लेक्चर बहुत अरसे बाद मैंने रिकॉर्ड किया है इस तरह। सही। आप तो आप सब अपने टीचर को, सर रिजवान को दुआ में याद रखिएगा। पूरी कोशिश करूँगा अपने इस प्लेटफॉर्म से तमाम सब्जेक्ट्स में आप लोगों को मैं और मेरी टीम, जो कि बहुत जल्द इंशाल्लाह मैं आप सबसे इंट्रोड्यूस करवाऊँ, आप सबको, मतलब आप सबसे मतलब आप इसी प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। तो मैं आपको करवाऊँ इंशाल्लाह बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट्स। तो आप हम सबको दुआ में याद रखिएगा बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है इसी टॉपिक से, और हम लोग इंशाल्लाह हमारा प्रॉपर्टी नंबर 9 से। ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।